नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की मौजूदगी में बजट पर संवाद की पहल करने जा रही है। वही आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि अलग अलग तरीकों से जनता से सुझाव आमंत्रित किए जाने और जन सहभागिता को सशक्त बनाने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार कर रही है, उसमें जनता के सुझावों को शामिल करना चाहती है और साथ ही लोगों के हितों का बजट बनाने के लिए मार्च को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बजट पर संवाद कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में किसानों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से चर्चा होगी। बता दें कि साल 2023-24 का बजट तैयार करने से पहले प्रदेश सरकार पिछले साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बजट पर संवाद करने की पहल करने जा रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी तय कार्यक्रम के मुताबिक चंपावत के लोहा घाट पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोश्यारी का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि स्वागत समारोह के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब स्वागत में पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र बनाने वाले कलाकारों को कोश्यारी ने होली की न्योछावर देकर उनका सम्मान किया। वही मीडिया से रूबरू होते हुए कोश्यारी ने कहा कि उनकी आयु अब 80 साल से ऊपर हो चुकी है, ऐसे में वो अब अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए वो अब अपना पूरा समय देना चाहते हैं। दरअसल भ्रमण पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी आज रात्रि विश्राम लोहा घाट में करेंगे। मुझे अब 80 से ऊपर हो गए हैं और मुझे आप 20 घंटा 24 में से काम करते हैं तो मुझे 18 नहीं तो 16 तो करना ही करना चाहिए। जब इतना नहीं कर सकते तो पहली बात तो यह है कि सरकार का पैसा क्यों खाओ, इतनी सारी सुख सुविधाएं क्यों लो, क्योंकि मैं हरनिश काम करने का आदी हूँ। खबर चमोली जिले की है, जहां गोबेश्वर मुख्यालय में जनजाति समुदाय और उसकी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर की गिरफ्तारी को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में जिले भर के हजारों संख्या में जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। जनजातीय समूह के संगठित होने के आदेश दिए गया। उन्हें साफ तौर पर कहा कि जनजातीय समूह और उनकी महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बताते चले कि हरिद्वार के एक सरकारी महाविद्यालय में तैनात सहायक प्रोफेसर द्वारा इंटरनेट मीडिया से चमोली के जनजाति समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर समुदाय के ग्रामीणों में आक्रोश है और वहीं समुदाय के जागरूक लोगों द्वारा पुलिस को पत्र प्रेषित किया गया और माह के भीतर आरोपी शिक्षक पर विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने की भी अपील की गई। लेकिन तय समय पर वांछित कार्रवाई नहीं किए जाने पर समुदाय के जागरूक प्रतिनिधियों ने 18 फरवरी को चमोली पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ST-SC एक्ट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 मार्च से पूर्व आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर व्यापक प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलन है, ये डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित हैं जो कि प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज में, और उन्होंने हमारी संस्कृति पर, जनजाति की संस्कृति पर और जनजाति के संस्कृति के अलावा जनजाति की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी फेसबुक के माध्यम से की है, ट्विटर के माध्यम से की है, और इसी के विरोध में आज संपूर्ण जनजाति यहाँ पर आंदोलित है, उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित है और बहुत ज़्यादा रोष लोगों में ज़्यादा है। ये आंदोलन में आपको बता दें, ये आंदोलन प्रोफेसर भगवती प्रसाद पुरोहित जी थे, जिन्होंने कि हमारी महिलाओं पे, जनजाति की महिलाओं पे बहुत गलत लिखी हुई है, बहुत गलत लेख इन्होंने लिखा हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन शुरू किया गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तय कार्यक्रम के अनुसार अपनी विधानसभा चंपावत के बनबसा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रामलीला मंच हाई स्कूल गुदमी बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का स्थानीय लोगों ने कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होली गायन कर रहे कलाकारों के साथ होली नृत्य भी की। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री टनकपुर के गांधी मैदान पहुंचे और वहां आयोजित होली मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा सपना है कि हम चंपावत जिले और प्रदेश को सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं सभी प्रदेशवासियों की होली की शुभकामनाएं भी दी उन्होंने। तो बताते कि पुष्कर सिंह धामी बनबसा पहुंचे, जहां उन्होंने रामलीला मंच हाई स्कूल गुदगम्बी में पहुंचे और आयोजित होली मिलन समारोह में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी का स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होली गायन कर रहे कलाकारों के साथ होली नृत्य करने और खुशियां साझा की। और जिसके बाद मुख्यमंत्री टनकपुर के गांधी मैदान पहुंचे और वहां आयोजित होली मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। और साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने ये सभी राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा सपना है कि हम चंपावत जिले और प्रदेश को सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम करेंगे। और वहीं मोदी जी के नेतृत्व में हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। मैं सभी को बधाई देता हूं। मां पूर्णागिरी की कृपा से, भोलजू गुप्ता की कृपा से हमारा राज्य, हमारा ये चंपावत जनपद आदर्श बनेगा, उत्तराखंड आदर्श बनेगा। और हम सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उसको प्राप्त करेंगे। और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। गैरसैंण में आगामी 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर जहां एक और सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। आपको बताते चले कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है। और जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश में हुई भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने ना आना, गन्ना समर्थन मूल्य का ना बढ़ाए जाना सहित कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार को घेरने का काम करेगी। तो उत्तराखंड में 13 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर जहां एक और सरकार ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। और वहीं आपको बताते चले कि सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि केंद्र सरकार की वजह से गिरती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश में हुई भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी केस में अभी तक वीआईपी का नाम सामने ना आना और वह साथ ही साथ गन्ना समर्थन मूल्य ना बढ़ाए जाने सहित कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करते हुए सरकार को घेरने का काम करेगी। अदानी भारत में ही है। कोई कांग्रेस एक प्रश्न करे कि जो उनके उद्यमी थे, जिनको लाभ पहुंचाते थे, ऐसे लोग विदेशों में क्यों भागे? इसे प्रश्न का कोई उत्तर है नहीं। और कारोबारी व्यक्ति होते हैं, कारोबारी व्यक्ति कभी लाभ में होते हैं, कभी हानि में होते हैं। ये कारोबार का पक्ष भी होता है। देखिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, सरकार, केंद्र सरकार की वजह से हमारा स्टेट बैंक बहुत नुकसान में है। अडानी की वजह से, केंद्र सरकार की मदद की वजह से आज एलआईसी बहुत नुकसान में। एलआईसी के डायरेक्टर्स ने मना किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार के दबाव में अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 60,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अभी तक एलआईसी झेल। अदानी भारत। तो वहीं मार्च आते ही विभागीय अधिकारी राजस्व वसूली की कार्रवाई में जुट जाते हैं और जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। ऐसा एक मामला अल्मोड़ा विद्युत विभाग का है, जिसने आनन फानन में शहर की स्ट्रीट लाइट काट दी है, जिससे विभाग और नगर पालिका में जंग छिड़ गई है और नगर पालिका ने विद्युत विभाग पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष ने मुद्दे को लेकर कहा कि
शासनादेश के मुताबिक नगर पालिका की पालिका क्षेत्र में विद्युत विभाग के 94 ट्रांसफर विद्युत सब स्टेशन की तहबाजारी 23 साल का बताते चले कि 8 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। वही पालिका ने विद्युत विभाग को 3 करोड़ देने का है, लेकिन विभाग ने बिना वजह के ही शहर को अंधकार में डाल दिया, जबकि इस समय होली का पर्व है और उन्होंने विभाग की भर्त्सना करते हुए सरकार से विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो बता दें कि स्ट्रीट लाइट कटने पर विवाद हो गया है और वही आपको बताते चले कि पालिका अध्यक्ष ने मुद्दे को लेकर ये कहा कि शासनादेश के मुताबिक नगर पालिका की क्षेत्र में विद्युत विभाग के 94 ट्रांसफर एक विद्युत सब स्टेशन की तहबाजारी 23 साल 8 करोड़ रुपया की देनदारी बकाया है और वही पालिका ने विद्युत विभाग को 3 करोड़ देना है, लेकिन विभाग ने बिना वजह ही शहर को अंधकार में डाल दिया है, जबकि इस समय होली का पर्व है। उन्होंने विभाग की भर्त्सना करते हुए सरकार से विभाग पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। जो नगर पालिका ने लेना है उनसे वो है 8 करोड़ 75 लाख 16 हजार रुपया। ये है 2001 से मार्च 2023 तक का आकलन है। जो बिल हमारे द्वारा उनको दिए गए हैं वो तहबाजारी के रूप में इतने रुपए का बिल है और जो हमने उनको देना है, जो उन्होंने हमें देयक दे रखे हैं, उनके हिसाब से 3 करोड़ 60 लाख 52 हजार 847 रुपया नगर पालिका ने उनका देना है। हमने उनसे कहा कि आप अपना इतना पैसा काट लीजिए और बाकी जो हमारा बनता है वो हमें नगर। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में क्वालिटी जांच के लिए मिठाइयों की दुकान पर चेकिंग के लिए पहुंचे, जहां त्रिवेणी घाट चौक पर राजस्थानी मिष्ठान भंडार में छापेमारी तो की गई, मगर जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है। बता दें कि मावे के सैंपल जहां कारखाने से दुकान से संचालक खुद लेकर पहुंचे, वही समिति मिठाइयों के नमूने ही क्वालिटी जांच के लिए लिए गए। वही सवालों के जवाब में अधिकारी तक नहीं बता सके कि आखिरकार ऋषिकेश क्षेत्र में लास्ट टाइम कब और कितने सैंपल मिठाइयों को एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए थे और उनकी रिपोर्ट क्या रही। हालांकि अधिकारियों ने ये बताया कि 340 सैंपल साल 2022 में क्वालिटी जांच के लिए अलग अलग संस्थाओं से लिए गए, जिनमें फेल हुए नमूनों के आधार पर 76 मुकदमे दर्ज किए गए। वही 190 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी तक बाकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि होली में महज 4 दिन पहले मिठाइयों के नमूने भरकर खाद्य सुरक्षा विभाग क्या साबित करना चाहता है। तो बता दें कि मिठाइयों की दुकान पर चेकिंग की गई है और वही आपको बताते कि चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। वही मावे का सैंपल जहां कारखाने में दुकान के संचालक खुद लेकर पहुंचे थे, तो वहीं समिति मिठाइयों के नमूने ही क्वालिटी जांच के लिए लिए गए। वही सवालों के जवाब में अधिकारी ये तक नहीं बता सके कि आखिरकार ऋषिकेश क्षेत्र में लास्ट टाइम कब और कितने सैंपल मिठाइयों को एकत्रित कर जांच किए भेजे गए थे और उनकी रिपोर्ट क्या रही। हालांकि अधिकारियों ने यह बताया कि 340 सैंपल साल 2022 में क्वालिटी जांच के लिए अलग अलग संस्थाओं के लिए दिए गए थे, जिनमें फेल हुए नमूनों के आधार पर 76 मुकदमे दर्ज किए गए और वही 190 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी। और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि होली महज 4 दिन पहले मिठाइयों के नमूने भरकर खाद्य सुरक्षा विभाग क्या साबित करना चाहती है। प्रोडक्ट के भी है, ऑयल का भी केस हुआ है और अलग अलग प्रोडक्ट के है। टोटल जो जिले की बात करूं उसमें हमारे 76 जो इस बार फेल हुए हैं। जो पिछले बार हमारा पिछले साल है, जैसे 21-22 मैं फाइनेंशियल वर्क के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, पिछले साल हम लोगों ने जो है 383 सैंपल जो है हमने गवर्नमेंट लैब में क्वालिटी जांच के लिए भेजे थे, जिसमें हमारे जो है 126 सैंपल जो है फेल आए थे, जिसमें हमने केस दायर करे हैं। ये होली त्योहार को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, आज यहाँ ऋषिकेश में हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। इसमें जैसे कि होली में जो है मिठाई है, मावा है, इसकी खपत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक मिलावट की जो आशंका को रोकथाम करते हुए हम लोग इसमें सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ से मिठाई के सैंपल लिए हैं, यहाँ राजस्थानी स्वीट शॉप से, और हम लोग मावे के भी सैंपल लिए हैं। हमारी यहाँ टीमें अलग अलग जगह काम कर रही है। एक टीम हमारी ये नेक्स्ट वन। तो वहीं अल्मोड़ा के ऐसे
एसएस जीना विश्वविद्यालय परिसर में दृश्य कला, संयाक और चित्रकला विभाग द्वारा G20 के अंतर्गत कौशल विकास और कला विषय पत्र 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां कार्यशाला के मुख्य अतिथि एसएस विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति प्रोफेसर JS बिष्ट, वशिष्ठ अतिथि विधायक मनोज तिवारी थे और वहीं मुख्य वक्ता कलाकार एवं फिल्म थिएटर से जुड़े ध्रुव टेम्टा और जीवन कोमो ईरानी थे। वही कार्यशाला में देश के अलग अलग राज्यों से आए शोधार्थियों ने प्रतिभाग लिया है। तो बता दें कि अल्मोड़ा में एसएस जीना विश्वविद्यालय परिसर में दृश्य कला, संयाक और चित्रकला विभाग द्वारा G20 के अंतर्गत कौशल विकास और कला विषय पत्र के 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजित की गई, जहां कार्यशाला के मुख्य अतिथि एसएस विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति प्रोफेसर JS बिष्ट रहे और वही आपको बताते चले कि मुख्य वक्ता कलाकार एवं फिल्म थिएटर से जुड़े ध्रुव टेम्टा और जीवन कोमो ईरानी थे। कार्यशाला में देश के अलग अलग राज्यों से आए शोधार्थियों ने भी प्रतिभाग लिया। आज दृश्यकला संकाय के द्वारा ये कौशल विकास एवं जो कला विषयक ये जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि दृश्यकला जो संकाय है विशुद्ध रूप से रचनात्मक जो संकाय है। यहाँ चित्रकला के अलावा जो दृश्यकला के विद्यार्थी BFA और MBA के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इस दृष्टि से भी जो इस कार्य में जो कार्यशाला का महत्व बढ़ जाता है कि आज विशेषज्ञ विद्वानों के द्वारा ये कौशल विकास हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम जो योग्यता कैसे लाएं, यानी निपुणता कैसे लाएं, प्रवीणता कैसे लाएं, उसकी राज्य सरकार ने जोशीमठ भूधसाओं से प्रभावितों परिवारों को नई पुनर्वास नीति के तहत क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले दिन आपदा प्रभावितों के 3 भवनों स्वामियों को चेक के माध्यम से 63 लाख रुपए दिए गए, जिसके तहत भवन स्वामियों को सरकार से बड़ी राहत मिलने के बाद वह संतुष्ट नजर आ रहे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जोशीमठ भूधसाओं की घटना को काफी लंबा समय हो गया है और अब जाकर सरकार ने केवल 3 ही परिवार को मुआवजा राशि देने का काम किया है। माहरा का कहना है कि आपदा से प्रभावित लोग अब हार चुके हैं, जिसके चलते सरकार से अब जो भी मदद मिल रही है वह उसी से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। केवल 3 लोगों को दिया गया और उनका कहना, मैंने कहा था ना, थका देते हैं। जितना टाइम इस घटना को घट गया है उस घटना में जितनी देरी सरकार ने की है और अभी भी मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है। हमने कहा था बद्रीनाथ की तर्ज पर दिया जाए, वहाँ के लोगों की अधिकतर लोगों की मांग भी यही थी। लेकिन जब कुछ नहीं मिल रहा है तो अब लोगों को हो रहा कि कुछ भी मिल जाए यार, यही मिल जाए, क्योंकि इतने महीनों से वो बाहर पड़े हुए हैं। एक एक कमरे में पूरा परिवार टिका हुआ है, लोग थक गए हैं, हार गए हैं। तो इस समय सरेंडर करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है और सरकार उसी पे चल रही थी। उसी की वजह से इस तरीके के बयान अब आपको देखने को मिल रहे हैं। केवल 3 लोगों को दिया गया। और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पौड़ी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र दुगड़ा के लापरवाह प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित 6 कार्मिकों का ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीते लंबे समय से ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत मेडिकल और गैर मेडिकल स्टाफ के स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही बरतने और घोटाले के आरोप थे, जिसमें एक गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने के साथ ही साथ यह NHM कर्मियों द्वारा पल्स पोलियो अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों के बजाय पेट्रोल को निजी वाहनों में डाले जाने की भी शिकायत मिली थी, जबकि हर दिन उपस्थित कर्मियों की रजिस्टर में जबरन अनुपस्थित दिखाया जा रहा था, जिसकी जांच अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कराई गई है। तो जांच में सभी आरोप सच साबित हुए हैं। ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत 6 स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया है। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में काफ़ी समय से अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आ रही थी। कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते थे, उनका वेतन आहरित हो जाता था। अन्य भी और कई प्रकार की अनियमितताएं आ रही थी। विभाग के जितने भी कर्मचारी थे सब आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग वाला काम हो रहा था। तो काफ़ी समय से ये स्थिति बनी थी। मेरे द्वारा कई बार उनको मौखिक और लिखित रूप में भी उनको चेता पर हुड़दंग करने वाले
शरारती तत्वों से इस बार कोटद्वार पुलिस सख्ती से पेश आएगी। एडिशनल एसपी शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मीडिया से बात करते हुए कहा कि शांतिपूर्वक होली का त्यौहार संपन्न करवाने के पुलिस अपने स्तर काम कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि शराब पीकर सड़कों पर अगर कोई घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। को लेके थोड़ा पुलिस हमेशा ही अलर्ट रहती है। मैं खुद भी सारी चौकियों में जाके इस बात को चेक कर रहा हूँ कि कहाँ क्या मिश्रित आबादी या होली का लास्ट ईयरों का क्या रहा है। तो जितना मेरी जानकारी में है कोटद्वार में होली शांतिपूर्ण होती है, फिर भी हम उसके लिए फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।